नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की श्रृंखला में। हमने बात की पहले गार्सा देतासी की, शिव सिंह सेंगर की, गिरियर्सन की, मिस्र बंधु की। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले में हुआ था, जो एक यूपी का जिला है, और अगोना गांव में हुआ था। इन्होंने इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो है, उनका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पहले हिंदी साहित्य का, इसका पहला नाम हिंदी साहित्य का इतिहास ना होकर हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन करके हिंदी साहित्य का इतिहास से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। और ये विधेयवादी पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। विधेयवादी पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। इससे पहले गार्सा देतासी व शिव सिंह सेंगर ने जो लिखा वो वर्णानुक्रम पद्धति में था। गिरिशन व मिस्र बंधु ने जो इतिहास ग्रंथ लिखे वो कालानुक्रम पद्धति में थे। लेकिन विधेयवादी पद्धति में इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। ये साहित्य ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने इसको साहित्य ग्रंथ के रूप में लेखन इसका नहीं किया था। इसका लेखन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर एक साहित्य का ग्रंथ तैयार हो रहा था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास व रामचंद्र वर्मा के निर्देशन में तैयार हो रहा था। श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने की जिम्मेदारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सौंपी। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की भूमिका लिखते लिखते इतनी बड़ी भूमिका हो गई कि ये एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में तैयार हो गया। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास आप देख रहे हैं, ये पहले भूमिका के रूप में लिखा जा रहा था, लेकिन ये भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि ये इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करवाना पड़ा। तो हिंदी शब्द सागर इन 3 कवियों ने मिलकर तैयार किया था, और इसमें ये भूमिका के रूप में ये ग्रंथ निकल कर आ गया, जो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है। और इस ग्रंथ की आधार सामग्री क्या क्या थी वो हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से इसकी आधार सामग्री किन ग्रंथों का आधार बनाकर ये लिखा, तो इसमें पहला है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद जो मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है उसको आधार बनाया। इससे सर्वाधिक रीतिकाल से कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया गया। और उसके बाद में हिंदी कवि रत्नमाला है, जो श्याम सुंदर दास का है। ब्रज माधुरी सार है, जो योगी हरि का है। हरिहर द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। और कविता कौमुदी, इसके 2 ही भाग उस टाइम आए हुए थे उस समय। रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी रचना है। अब वर्तमान में इसके 8 भाग आ चुके हैं। अब हम देखें आलोचना क्रम का आधार। आलोचना क्रम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें आलोचना क्रम का आधार क्या है, तो हम इसमें देखेंगे आलोचना क्रम का मुख्य आधार उन्होंने बताया है रसवाद और लोकमंगल। रसवाद मतलब पाठक को रस मिलता है कि नहीं मिलता है, पाठक को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो देखा जा रहा है। साथ ही साथ लोक मंगल, जो भी साहित्य लिखा जा रहा है उससे लोक में कल्याण हो रहा है कि नहीं रहा है, लोगों के कितना काम आ रहा है साहित्य, वो मुख्य रूप से शुक्ल ने ध्यान में रखा है। अगर कोई साहित्य कितना ही सुंदर हो, वो अगर लोगों के किसी काम का नहीं है तो वो शुक्ल ने उसको एकदम निरस माना है। साहित्यिक प्रवृत्तियों का तदयुगीन समाज के संदर्भ में देखा है। रसवाद लोक मंगल के साथ में साहित्यिक प्रवृत्तियों का तदयुगीन समाज के संदर्भ में देखा है। जैसे कोई भी कवि साहित्य का लेखन कर रहा है तो उसका जिस समय वो लिख रहा था उस युग में उसकी क्या वैल्यूज़ थी और उसका क्या महत्व था, और उसके आसपास के वातावरण को ध्यान में रखकर उसका विश्लेषण किया है। और आगे हम देखते हैं आचार्य शुक्ल ने एक कालखंड की दोहरा नामकरण किया है। जैसे आदिकाल है तो आदिकाल का दोहरा नामकरण आदिकाल और वीरगाथा काल 2 नाम दिए प्रत्येक काल के। उसके बाद जैसे भक्ति काल है तो भक्ति काल और पूर्व मध्य काल, ऐसे प्रत्येक काल के 2 नामकरण किए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। क्या कहा है? प्राकृताभास। या अपभ्रंश की जगह आपको पुरानी हिंदी भी मिल सकता है नाम, या फिर प्रारंभिक हिंदी भी मिल सकता है कि प्रारंभिक हिंदी को शुक्ल ने क्या कहा, तो प्राकृताभास। और पुरानी हिंदी को शुक्ल ने क्या कहा, प्राकृताभास। अगर स्पेशल आपको पूछा जाए कि हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो हो जाएगा गुलेर जी। लेकिन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को प्राकृताभास किसने कहा पूछा जाए तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठता क्रम के रूप में जिन कवियों को स्थान दिया है उनके बारे में देखेंगे। हमेशा परीक्षाओं में देखा जाता है कि शुक्ल के अनुसार इन 4 कवियों का श्रेष्ठता क्रम पूछा जाता है। इन 4 कवि में श्रेष्ठ कौन है, तो इनको क्रम वाइज शुक्ल ने लगवाया है। इसमें प्रथम स्थान पर आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को रखा है, दूसरे स्थान पर जायसी को, तीसरे स्थान पर सूरदास को और चौथे स्थान पर कबीरदास को रखा है। श्रेष्ठता क्रम में इनका यह क्रम रहेगा। और जन्म क्रम के आधार पर सबसे पहले कबीर आते हैं, उसके बाद सूरदास, जायसी और तुलसीदास। तो ये दोनों क्रम आप ध्यान रखिए। अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है कि
शुक्ल के अनुसार श्रेष्ठता क्रम व जन्म क्रम के अनुसार कवियों को लगाया जाता है। अब देखेंगे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि 900 वर्षों का इतिहास को 4 भागों में बांटा है। तो देखिए, पहला भाग है कालखंड है वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल भी नामकरण किया है, दोहरा नामकरण किया है। वीरगाथा काल और आदिकाल, भक्तिकाल और पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल, और गद्यकाल आधुनिक काल को शुक्ल ने गद्यकाल कहा है। और इनका कालक्रम भी निर्धारित किया है 1050 से 1375 विक्रम संवत। ये ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत है। तो हम ईस्वी सन निकालें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी निकलता है। ये इनको हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करें तो, और 1375 से 1700 तक भक्तिकाल है, 1700 से 1900 तक है रीतिकाल, और 1900 से वर्तमान तक, जब तक शुक्ल ने इतिहास लिखा था वहाँ तक उन्होंने आधुनिक काल माना है। और इनको हम ईस्वी सन में देखें तो रीतिकाल का हो जाएगा 1318 से 1643, 1643 से 1843 रीतिकाल हो जाएगा, ये भक्तिकाल हो गया। और गद्यकाल हो जाएगा 1843 से। अगर प्रश्न आए शुक्ल ने आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी तो 1843 से, और विक्रम संवत में पूछे तो 1900 से। और पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न देखा गया कि हमेशा तो विक्रम संवत में पूछते हैं, पर लेकिन इस बार ईस्वी सन में प्रश्न दिया गया कि शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत कब मानी, तो इसमें एक 993 ईस्वी का ऑप्शन था। तो ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिए। और आगे हम देखते हैं ये 900 वर्षों का इतिहास है जो 4 भागों में बांटा गया। तो आज हमने देखा आचार्य शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण बातें। आगे हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे और नए नए कवियों के बारे में, इतिहास लेखन में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।